चलिए करते हैं शुरू, आज की क्लास है ना। तो देखिए जो लेजिस्लेचर अपन पढ़ रहे हैं उसके बाद मैंने आपको अभी एक पेज शेयर किया है, आपके व्हाट्सएप पे मिला होगा आपको। तो अगर आप चाहें तो उसको देख लेना, देख क्या लेना मतलब थोड़ी देर बाद देख ही लेना। अभी हम स्टार्ट करते हैं हमारी क्लास आगे की। हम लोगों ने कल क्या पढ़ा था, तो हम लोग लेजिस्लेटिव असेंबली मतलब हमारी विधानसभा के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। हम विधानसभा पढ़ेंगे। विधानसभा जब पढ़ेंगे तो ये विधानमंडल का केवल एक सदनीय भाग है अपने यहाँ, है ना। हम मध्य प्रदेश में अगर बात बोलते हैं तो हम बोलते हैं सिंगल हाउस है, मतलब यूनिकैमरल सिस्टम है। यूनिकैमरल सिस्टम में केवल अपने पास स्टेट लेजिस्लेचर है, तो ये पढ़ेंगे। फिर उसके बाद ये विधायिका में कौन इंक्लूड होता है लेजिस्लेटिव में, तो इसमें होता है हमारे पास अपने लेजिस्लेटिव में एक तो आपकी ये विधानसभा आ जाएगी, इसके सदस्य विधायक आ जाएंगे और आपके जो जितने भी सदस्य होंगे वो सभी, और उसके बाद आपके राज्यपाल, तो उनके बारे में पढ़ना है हमको अभी आगे। हम बेसिक चीज़ स्टार्ट किए थे, सबसे पहला बेसिक लेजिस्लेटिव असेंबली के बारे में बात कर ली थी। ये कुछ पॉइंट्स हैं, वही मैंने आपको फाइल भी शेयर की, उसमें भी लिखा हुआ है यही पे। अब हम आगे बढ़ते हैं इससे आगे, ठीक है। तो देखिए ठीक, हम लोगों ने क्या बताया था, हम लोग स्टेट लेजिस्लेचर की बात कर रहे हैं, मतलब एमपी स्टेट लेजिस्लेचर, क्लियर। अब आपने क्या बोला कि हम लोग 1947 के पहले क्या थे, अंग्रेजों के गुलाम थे, है ना। उसके बाद जब इंडिपेंडेंट हुए तो आपको ज्योग्राफी जहाँ से पढ़ाना स्टार्ट की थी मध्य प्रदेश की, वहीं पर एक चीज़ बता दी गई थी कि मध्य प्रदेश की ज्योग्राफी में आप क्या हमने फॉर्मेशन ऑफ मध्य प्रदेश जब देखा था तो 1947 से लगा के 1956 तक मध्य प्रदेश को हम लोगों ने 4 पार्ट में डिवाइड करके रखा था। चलिए, क्या सबको प्रॉपर मेरी साउंड आ रही है और ये विजिबल है बोर्ड अच्छे से, कोई इशू तो नहीं? हाँ ठीक। तो हम लोग बात कर रहे हैं हम किसकी, मध्य प्रदेश की स्टेट लेजिस्लेचर की बात कर रहे हैं। स्टेट लेजिस्लेचर मतलब हम लोग बोलेंगे ये आपकी राज्य विधानमंडल है। विधानमंडल में हम लोगों ने विधानसभा स्टार्ट कर दिया है। अब विधानसभा की भी बात करें तो विधानसभा को आप देखेंगे कब से कब तक, तो जब हम इंडिपेंडेंट हुए, इंडिपेंडेंस से लगाकर जब तक मध्य प्रदेश का फॉर्मेशन हुआ था 1956 तक, तो तब क्या कंडीशन थी मध्य प्रदेश में, तो आप बोलेंगे कि तब मध्य प्रदेश में 4 विधानसभा हुआ करती थी। कितनी विधानसभा हुआ करती थी? 4 विधानसभा। तो 4 विधानसभा के नाम देख लेते हैं कौन कौन सी थी। तो हमारे पास 4 जो विधानसभाएं थी उनमें एक पहली विधानसभा जो थी, हम बोलेंगे कि ये हमारी विधानसभा जो थी वो थी आपकी मध्य भारत की। कौन सी? मध्य भारत विधानसभा, ठीक। इसको आप क्या बोलेंगे? सेंट्रल इंडिया लेजिस्लेचर, ठीक है। अब ये मध्य भारत की जो विधानसभा थी, ये मध्य भारत की विधानसभा के बारे में आपको बताना है कि ये कहाँ पर थी, तो आप बोलेंगे मध्य भारत, आपके ऊपर वाला क्षेत्र जो आपने ग्वालियर वाला क्षेत्र है, तो आप बोलेंगे कि ये कहाँ पर थी? ग्वालियर वाले क्षेत्र में, ठीक है। ये कहाँ पर थी? इसका जो बोलना चाहिए हाउस जो था या भवन जो था वो कहाँ पर था? ग्वालियर में। हम बोलेंगे ग्वालियर में। और आपने ग्वालियर का मोती महल का नाम सुना होगा, कौन सा? मोती महल। ग्वालियर में भी कहाँ पर? मोती महल में लगती थी ये, क्लियर है। और इस समय इसके मतलब मध्य भारत की विधानसभा के से जो मुख्यमंत्री हुआ करते थे वो थे लीलाधर जोशी। क्या नाम था उनका? लीलाधर जोशी। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट यही है यहाँ पर कि आपके जो मध्य भारत की विधानसभा है उसके मुख्यमंत्री कौन हुआ करते थे, तो लीलाधर जोशी जी थे, ठीक है। ठीक है, आप इसको बोलेंगे लीलाधर जोशी जी, ठीक है। इसके बाद हमारे पास दूसरी आती है, दूसरे को हम क्या बोलेंगे? एक मध्य भारत की हो गई, और अपना कौन सा क्षेत्र था, तो एक आपको पता है कि हमारा रीवा पन्ना वाला क्षेत्र हुआ करता था। तो रीवा पन्ना वाले क्षेत्र को हम क्या बोलते थे? विंध्य प्रदेश। उसको हम बोलते थे विंध्य प्रदेश। तो अपनी दूसरी जो विधानसभा थी वो कौन सी थी? विंध्य प्रदेश की विधानसभा, विंध्य प्रदेश विधानसभा। ये ऑलमोस्ट वही है जो हम लोगों ने पहले जो डिवीजन किए थे, पार्ट A B C D, वही उसी की बात हो रही है ना। हम यहाँ पे बोल रहे हैं कि ये क्या है? विंध्य प्रदेश, विंध्य प्रदेश की विधानसभा लेजिस्लेटिव असेंबली, ठीक। ये भी आपका लेजिस्लेटिव असेंबली होगा। अब यहाँ पे आप बोलेंगे कि ये कौन से क्षेत्र में थी, तो विंध्य प्रदेश वाली कौन से क्षेत्र में थी? रीवा वाले क्षेत्र में। इसका जो हेडक्वार्टर रहा, या बोलना चाहिए कि जो इसका हाउस था जहाँ पर ये लगती थी, विधानसभा भवन जो था वो कहाँ था? रीवा में था। और इसके जो सीएम थे पहले वो कौन थे? आपसे पूछा जाए सीएम कौन थे, तो आप बोलेंगे शंभूलाल शुक्ल। क्या नाम था उनका? शंभूलाल शुक्ल, क्लियर है। ये शंभूलाल शुक्ल जो है, शंभूलाल, ये आपको आप देखिएगा आपके पेपर में कई बार पूछा जाता है ये क्वेश्चन कि आपके मध्य प्रदेश की, विंध्य प्रदेश की जो विधानसभा थी उसके सीएम कौन रहे हैं पहले।
क्लियर। अब तीसरी हमारे पास कौन सी आती है, तो दो और बची हुई है। एक तो आपकी कौन सी बची हुई है, एक बची है आपकी भोपाल वाली और एक बची है आपकी एक भोपाल वाली बची है और एक बची है सीपीएन बरार की, ठीक है। तो भोपाल की अगर हम बात करें तो हमारे पास तीसरे नंबर पे कौन सी आती है, भोपाल विधानसभा। नंबर कोई नहीं है इनका, बस इसे बता रहे हैं, भोपाल विधानसभा। भोपाल विधानसभा के बारे में आप क्या बोलेंगे कि भोपाल की लेजिस्लेटिव असेंबली जो है, लेजिस्लेटिव असेंबली जो है, यहाँ पे इसका आपका जो भवन है वो कहाँ है, भोपाल में ही रहा होगा। भोपाल विधानसभा है तो इसका भवन कहाँ पे होगा, भोपाल में, ठीक है। और आपसे पूछा जाए कि इसके सीएम कौन है, तो आप इसके सीएम बता सकते हैं। भोपाल विधानसभा के जो सीएम रहे हैं वो रहे SD शर्मा। क्या नाम था उनका, शंकर दयाल शर्मा, शंकर दयाल शर्मा जी। ये बाद में चल के आपके भारत के क्या बनते हैं, प्रेसिडेंट, शंकर दयाल शर्मा जी, है ना, ठीक है। और लास्ट अगर आपसे पूछे कि बताइए एक और कौन सा पार्ट होगा, तो आप बोलेंगे कि एक हमारे पास 4th नंबर पे जो विधानसभा आती है वो आती है सेंट्रल प्रोविंस एंड बरार। कौन सी आती है, सेंट्रल प्रोविंस एंड बरार, सेंट्रल प्रोविंस एंड बरार, ठीक। तो सेंट्रल प्रोविंस एंड बरार थी, इसका हेडक्वार्टर आपसे पूछेगी ये विधानसभा जो है कहाँ लगती थी, तो आप बोलेंगे नागपुर में लगा करती थी। कहाँ थी इसका भवन कहाँ था, नागपुर में था, क्लियर। और नागपुर में होने के बाद आपसे दूसरा क्वेश्चन पूछ सकता है कि बताइए इसके सीएम कौन थे, पहले सीएम कौन थे, तो आप आंसर करेंगे इनके पहले जो सीएम थे वो थे आपके रविशंकर शुक्ल। कौन थे, रविशंकर शुक्ल जी, ठीक है। इतना आपको याद रखना है। मध्य प्रदेश का एक विधानसभा बनने के पहले या मध्य प्रदेश का जो गठन हुआ था उसके पहले मध्य प्रदेश में अलग अलग 4 विधानसभाओं का नाम आता है। वो 4 विधानसभाओं के ये मुख्यमंत्री रहे हैं और उनके कहाँ कहाँ पे हेडक्वार्टर, इतनी बात याद रख लेना, बाकी तो बस ठीक है। और एक बात तो मैंने आपको कल बता ही दी है, क्या कि मध्य प्रदेश में जो आपका 1956 में जब लेजिस्लेचर स्टार्ट हुआ था, या बोलना चाहिए कि विधानसभा जो मध्य प्रदेश का फॉर्मेशन हुआ तो विधानसभा बनी तो वहाँ पे जो विधानसभा लग रही थी वो भोपाल में विधानसभा थी, मिंटो हॉल में लगा करती थी, है ना। मिंटो हॉल से जब वहाँ पे जगह कम पड़ गई, जैसे अभी आपको बताया कि इंडिया में सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट चल रहा है, जो आपका केंद्र में जो संसद है, संसद के लिए अब सीट्स वहाँ पे कम है। फ्यूचर को देखते हुए हमारी बीजेपी की जो गवर्नमेंट है अभी, वो सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट लेके आई है, जिसमें आपके संसद के नए भवन का निर्माण किया जा रहा है दिल्ली में। वैसे ही हम लोगों ने मध्य प्रदेश में एक बनाया है इंदिरा गांधी भवन, जो मिंटो हॉल को रिप्लेस करता है। मतलब मिंटो हॉल में पहले विधानसभा लगती थी, अब कहाँ लगती है, इंदिरा गांधी भवन में लगती है। इंदिरा गांधी भवन के बारे में 2-3 बातें ही याद रखना है। कब से इसमें विधानसभा लगना स्टार्ट हुई है, तो आप बोलेंगे कि 1996 से स्टार्ट हुई है। SD शर्मा ने उसको क्या किया था, इनॉग्रेट किया था, उनके हाथों से वो स्टार्ट हुई है वहाँ पे 1996 में। ये SD शर्मा इन्हीं की बात कर रहे हैं। और उसके बाद आपसे पूछा जाए कि जो विधानसभा का जो भवन है मध्य प्रदेश का वो कहाँ है, तो आप बोलेंगे कि अरेरा हिल्स पे है। इसी के पास में आपको एक मंदिर मिलता है जिसका नाम बिरला मंदिर है, और इसको बनाया है किसने, तो चार्ल्स कोरिया ने। ये आपको याद रखना है किसके बारे में, मध्य प्रदेश के विधानसभा भवन के आसपास की छोटी मोटी चीज़ें हैं, और कोई बड़ी बात नहीं, है ना, ठीक है। अब देखिए, अब हम जो बात कर रहे हैं तो ये आपका लेजिस्लेटिव असेंबली की अगर बात करें हम, लेजिस्लेटिव असेंबली, विधानसभा असेंबली, विधानसभा की बात कर रहे हैं, मध्य प्रदेश की विधानसभा है। 1996 से कहां पर, इंदिरा गांधी भवन में। कहां पर, इंदिरा गांधी भवन। कहाँ है, तो आप बोलेंगे अरेरा हिल्स। कहाँ है, अरेरा हिल्स। इसके पास में क्या है, तो आप इसकी लोकेशन बता सकते हैं, नियर बिरला टेम्पल। कहाँ है ये, किसने बनाया है, तो इसके आर्किटेक्ट जो रहे हैं उनका नाम है चार्ल्स कोरिया। बस ये इतना पॉइंट याद रख लो, बाकी तो ठीक है। अब हम बात करते हैं 2-3 पॉइंट जो फैक्चुअल चीज़ें हैं, कि अगर आपसे पूछे कि मध्य प्रदेश से क्या पूछा जाए, मध्य प्रदेश में विधानसभा मतलब आपकी लेजिस्लेटिव असेंबली की सीट्स कितनी हैं, तो आप बोलते हैं कि इट इज़ 230। कितनी है, 230। इस 230 में भी क्या है, रिजर्वेशन है। तो रिजर्वेशन में आप क्या बोलेंगे, 47 सीट्स जो हैं ये किसके लिए है, तो इट इज़ रिजर्व फॉर ST। और आपका 35 सीट्स जो हैं ये किसके लिए है, तो आप बोलेंगे इट इज़ फॉर SC कैटेगरी, ये रिजर्व्ड है आपके।
फिर आपसे पूछा जाए कि बताइए मध्य प्रदेश से लोकसभा की सीट्स कितनी है ना, लोकसभा की सीट्स कितनी है, तो आप बोलेंगे मध्य प्रदेश से लोकसभा की सीट्स जो है 29 है, और इसमें भी रिजर्वेशन जो है वो कैसा है, तो आप बोलेंगे 4 सीट्स फॉर, 4 सीट्स किसके लिए हैं, 4 सीट कहाँ किसकी है, एससी की, और आपकी 6 सीट्स जो हैं वो किसकी हैं, तो वो है एसटी की। ये रिजर्वेशन है कहाँ पे, लोकसभा में। और तीसरा अगर आपसे पूछा जाए राज्यसभा के बारे में कि राज्यसभा की सीट्स कितनी हैं, तो आप बोलेंगे राज्यसभा की सीट्स मध्य प्रदेश से कितनी जाती है, 11, और फिर आप बोलेंगे इसमें कितना रिजर्वेशन है, तो आंसर करेंगे नो रिजर्वेशन, क्योंकि आपकी जो राज्यसभा है वहाँ पर कोई भी रिजर्वेशन नहीं लगता है, वहाँ पर कोई रिजर्वेशन की बात ही नहीं है, तो यहाँ पर मध्य प्रदेश से भी रिजर्वेशन का बात आती ही नहीं है। ठीक है, देखिए अब इसके बाद मैं आपको बोलूँ कि हमारा अब हमको एक एक चीज़ पढ़ना है। आपको ये पता है कि विधानसभा जो है, विधानसभा में कौन जाएंगे, तो आप बोलेंगे कि विधानसभा के जो सदस्य होते हैं ये कहलाते हैं विधायक। अब मध्य प्रदेश में तो लेजिस्लेटिव असेंबली है, इसलिए हम बोल देते हैं कि इट इज़ एमएलए। क्या बोल देते हैं, एमएलए। इनको हिंदी में बोला जाता है विधायक, ठीक है, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। तो अब ये एमएलए जो होते हैं ये कितने हैं, तो आप बोलेंगे ये क्या है, ये हैं आपके एमएलए 230। एमएलए कितने हैं, 230। ठीक, इनका चुनाव हुआ, कैसे होता है चुनाव उसकी बात कर लेते हैं। तो एमएलए जो होते हैं इनका चुनाव जो होता है वो होता है डायरेक्ट इलेक्शन से। कैसे होता है, डायरेक्ट इलेक्शन। दूसरी चीज़ कि एमएलए जो होंगे इनका एज कितनी होना चाहिए, एज जो होना चाहिए वो मिनिमम 25 ईयर्स होना चाहिए। कितना होना चाहिए, 25 ईयर्स, कम से कम 25 साल के होना चाहिए। तीसरा, एमएलए कौन होना चाहिए, शुड बी इंडियन सिटीजन, भारत का नागरिक होना चाहिए, इंडियन सिटीजन। ठीक है, पागल और दिवालिया नहीं होना चाहिए, बैंकरप्ट नहीं होना चाहिए, मेंटली रिटार्डेड वगैरह नहीं होना चाहिए। और बस ये एमएलए के बारे में याद रखना। तो ये जो एमएलए होते हैं, एमएलए क्या होगा, अब आपका एमएलए से जो पार्टी बहुमत में रहेगी वहीं से निकल के आएगा सीएम, है ना। और सीएम के साथ, सीएम को शपथ दिलवाना, सीएम किसके साथ मिलकर काम करता है, तो हमारा काम करता है गवर्नर के साथ। तो हमको ये 3 चीज़ें एक साथ देखना है। तो एमएलए तो आपको समझ में आती है बात। अब हम पहले गवर्नर को देखेंगे, गवर्नर देखने के बाद हम देखेंगे थोड़ा सा एमएलए के बारे में, मतलब आपके विधायक के बारे में, और फिर जाएंगे हम किसके ऊपर, सीएम के बारे में पढ़ने के लिए। ठीक है, तो चलो सबसे पहले हम बात करते हैं किसकी, गवर्नर की। किसकी बात करते हैं, गवर्नर की। तो गवर्नर मतलब राज्यपाल। अब ये राज्यपाल जो होता है मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपको फैक्चुअल क्वेश्चंस मैं बहुत ज़्यादा लिखूंगा नहीं, अब मैं आपको बता रहा हूँ वो आपको याद रखना है। और अगर आपको टाइम मिलता है, अभी तो मैं क्योंकि बहुत जल्दी बोल के निकल जाऊंगा, तो आपको टाइम मिलता है तो एक बार इस वीडियो को और देख लेना, और आप उसको चाहो तो शॉर्ट में नोट डाउन कर सकते हो, अगर आपको लगता है कि वो आपको याद रखना जरूरी है या इंपॉर्टेंट है आपके लिए, है ना। अदरवाइज ऐसे भी स्टोरी वाइज भी सुनोगे तो आपको याद रह जाएगा वो। ठीक है, आपको पूरी बात याद रहने वाली है। तो पहली चीज़ कि अगर हम गवर्नर की बात कर रहे हैं, तो ये जो हमारा गवर्नर होता है इसके बारे में इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में पार्ट 6 में लिखा है। किसमें लिखा है, भाग नंबर 6 में। तभी तो हमने बोला था स्टेट लेजिस्लेचर, राज्य की स्टेट एग्जीक्यूटिव एंड लेजिस्लेचर में लिखा हुआ था। आर्टिकल हमने कहाँ से कहाँ तक बताए थे, तो आर्टिकल जो गवर्नर का आर्टिकल है वो आप याद रखेंगे 152। गवर्नर का आर्टिकल 152 याद रखेंगे। यहाँ से पार्ट 6 स्टार्ट हो रहा है ना, स्टार्टिंग फ्रॉम 152। ठीक, अब सुनिए, ये जो गवर्नर होता है ये कौन होता है, तो पहली बात ये एक ऐसा व्यक्ति होता है जो किसी अदर स्टेट का होता है। किसका होता है, अदर स्टेट का होता है। और इसको राष्ट्रपति अपनी ओर से क्या कर देता है, राज्य में क्या कर देता है, अपॉइंट कर देता है। बोलता है कि इस राज्य के गवर्नर कौन होंगे, ये व्यक्ति होंगे। पहली चीज यहाँ पे क्या बोला है कि ये व्यक्ति किसी अदर स्टेट का होता है, मतलब किसी भी राज्य का गवर्नर उस राज्य का व्यक्ति नहीं होना चाहिए। ठीक है, दूसरी बात क्यों नहीं होना चाहिए उसका रीजन अभी आ जाएगा आपके सामने। दूसरी बात ये, या फिर अभी बता देता हूँ, जैसे मान लीजिए कि आपने बोला था कि आप एक कानून बना रहे हैं, कानून बनाने के लिए विधायिका काम करती है, लेजिस्लेचर काम करती है, उस लेजिस्लेचर में आपने नाम लिखा था राज्यपाल का। अभी राज्यपाल और आपने जो कानून बनाया, मान लीजिए कि ये जो कानून आपने बनाया हुआ है वो किसी अदर स्टेट को या आपके पड़ोसी स्टेट को क्या कर रहा है, दिक्कत दे रहा है, मतलब उनके लिए कोई प्रॉब्लम खड़ी कर सकता है। ठीक है, और आपके स्टेट के लिए वो बेनिफिशियल है। तो आप जब उस कानून को बना दोगे तो आपका स्टेट फायदे में चले जाएगा और अदर स्टेट का नुकसान हो जाएगा। तो इस केस में क्योंकि ऐसा किसी के साथ पार्शियलिटी ना हो, या आप अपने पर्सनल बेनिफिट के लिए किसी अदर स्टेट को कोई ऐसा अगेंस्ट कानून ना लेके आ जाओ, तो ये चीज़ ध्यान रखने के लिए हमारे पास एक व्यक्ति हैं, कौन है, गवर्नर। क्या होता है, ये स्टेट के नहीं होंगे, इसका मतलब इनको स्टेट से बहुत ज़्यादा लगाव नहीं होगा, है ना। लगाव नहीं होगा मतलब वो स्टेट से बहुत ज़्यादा ये नहीं सोचेंगे कि यार मेरा स्टेट ऐसा है तो मैं अपने स्टेट के बारे में सोच लेता हूँ। जैसे बेनिफिट मुझे बोलो कि अगर मध्य प्रदेश का फ़ायदा करवाना है, उसमें थोड़ा बहुत महाराष्ट्र का नुकसान हो तो मैं एग्री कर जाऊँगा, वैसे तो नहीं करेंगे बट फिर भी मैं बात बता रहा हूँ। तो गवर्नर कौन होते हैं, अदर स्टेट के व्यक्ति होते हैं, ताकि वो राज्य पे थोड़ा सा कंट्रोल करके रख सके, राज्य की सरकार के ऊपर कंट्रोल करके रख सकते हैं, वो कुछ ऐसा काम ना कर ले कि आपको नुकसान दे दे।
है ना, ठीक। तो पहली चीज़। दूसरी बात ये कि जब ये गवर्नर बनाया जाता है, राज्यपाल बनाया जाता है, तो हम बोलेंगे कि ये जो राज्यपाल होता है, जैसे आपको मैं बोलूँ कि भारत का सबसे बड़ा व्यक्ति कौन है, भारत का सबसे बड़ा व्यक्ति कौन है, मतलब फर्स्ट हाईएस्ट रैंक सिविलियन, मतलब भारत का प्रथम सर्वोच्च या प्रथम नागरिक या सर्वोच्च नागरिक कौन है, आप बोलते हो राष्ट्रपति है। वैसे ही अगर हम स्टेट की बात करें कि फर्स्ट पर्सन ऑफ द स्टेट कौन होता है, तो राज्य का जो भी पहला व्यक्ति होता है या प्रथम नागरिक जो होता है वो गवर्नर माना गया है, ठीक है। तो इसको हम क्या बोलेंगे, फर्स्ट पर्सन ऑफ द स्टेट, ठीक है। दूसरी बात कि ये राज्य का प्रथम व्यक्ति तो है ही है, साथ में ये क्या करता है कि ये राज्य के जितने भी कानून वगैरह होते हैं वो सारे कानून पे साइन कौन करता है, राज्यपाल। दूसरा, जो हमारी राज्य सरकार होती है उस राज्य सरकार को गाइड करने का काम कौन करता है, राज्यपाल। तीसरी बात, हमारी राज्य सरकार जो होती है जितने भी काम करती है उसके लिए परमिशन किससे लेती है, तो आंसर है गवर्नर, राज्यपाल। तो ये सारी वजह से, क्योंकि ये व्यक्ति पहले नंबर पे है और सभी चीज़ें इसी से पूछी जाती है, इसलिए इसको हम बोल देते हैं इट इज़, ये राज्यपाल जो है ये क्या है, इट इज़ रियल, और ये डिफैक्टो, इसको क्या बोलते हैं इंग्लिश में, मतलब देखो एक होता है रियल एग्जीक्यूटिव या रियल एग्जीक्यूटिव, मुख्य कार्य, मेन एग्जीक्यूटिव ऑफ द स्टेट, है ना। इसको या फिर बोल दीजिए कि ये लीडर होता है सबसे ऊपर, ठीक है। ये क्या होता है, तो कार्यपालिका का प्रमुख होता है। कैसा होता है, कार्यपालिका का एक और चीज जिसमें नाम मात्र का प्रमुख होता है, नाम मात्र का प्रमुख। क्यों ऐसा लिख रहे हैं, क्योंकि देखो हर चीज डिसाइड कौन करते हैं, मुख्यमंत्री, है ना। एग्जीक्यूटिव हेड बोला जाता है, हेड लिख लीजिए इसको लोग, ठीक है। हर चीज डिसाइड कौन करता है, मुख्यमंत्री, और आपके पूछता किससे, वो गवर्नर से पूछता है। तो इसको केवल कैसा बोला जाता है, नाम मात्र का है, ठीक है। तो आपके राज्यपाल जो होता है वो नाम मात्र का होगा। तीसरी बात कि जब इंडिया 1956 में ये राज्यपाल वगैरह की जो बातें चल रही थी, 1947 के बाद राज्यपाल की बातें चल रही, तो स्टार्टिंग में क्या बोला था हमने कि कोई भी एक राज्यपाल जो होगा वो एक राज्य से ज़्यादा राज्य का राज्यपाल नहीं बन सकता है, ठीक है। लेकिन क्या हुआ, उसके बाद 1956 में एक अमेंडमेंट हुआ, एक अमेंडमेंट होता है, और उस अमेंडमेंट के थ्रू हमने बोल दिया कि वन पर्सन मतलब एक व्यक्ति कोई भी कैन बी गवर्नर ऑफ, वन पर्सन कैन बी गवर्नर ऑफ मोर देन वन स्टेट, मतलब कोई भी एक व्यक्ति गवर्नर जो होता है, एक राज्यपाल एक व्यक्ति एक से ज़्यादा राज्य का राज्यपाल बन सकता है। कौन करेगा ऐसा, तो अपॉइंटेड बाय राष्ट्रपति, अपॉइंटेड बाय आपका प्रेसिडेंट, अपॉइंटेड बाय मतलब कौन इसका अपॉइंटमेंट मतलब क्या करते हैं, नियुक्ति, अपॉइंटेड बाय प्रेसिडेंट, ठीक है। और अगर मान लीजिए इसको आपने एक से ज़्यादा राज्य का राज्यपाल बना दिया, तो प्रेसिडेंट ही डिसाइड करेंगे कि कौन सा राज्य उसको कितनी सैलरी देगा, मतलब जो उसकी जितनी भी सैलरी होती है इट इज़ डिवाइडेड इनटू जितने राज्यों का वो राज्यपाल बना हुआ, 2 का होगा तो डिवाइडेड इंटू 2, 3 का होगा तो डिवाइडेड इंटू 3, पर कितने रेशो में कि मध्य प्रदेश यूपी दोनों के जो गवर्नर होंगे तो राष्ट्रपति बोल देते हैं कि मध्य प्रदेश 70% दे और यूपी 30%, तो वैसा मानना पड़ेगा। सैलरी इनको केवल एक ही व्यक्ति की मिलेगी, ठीक है। उसके बाद राज्यपाल से अगर आपसे क्वेश्चन पूछे तो आप क्या बोलेंगे कि एक तो आपने बता दिया एग्जीक्यूटिव हेड होते हैं, दूसरा राज्यपाल आपके क्या होते हैं, फर्स्ट पर्सन ऑफ द ईयर आपका स्टेट होता है, ठीक। और आपसे पूछा जाए कि राज्यपाल कौन होता है, तो आप बोलोगे कि राज्यपाल जो होता है ये इट इज़ नोन एज एजेंट ऑफ सेंटर। इसको क्या बोलते हैं, एजेंट ऑफ सेंटर, इसका नाम दिया गया है एजेंट ऑफ सेंटर। ऐसा क्यों किया गया है, आप सोचिए जरा, कोई भी राज्य सरकार होगी, राज्य सरकार जो काम कर रही होगी उसको हेड कौन करता है, उसको देखता कौन है, तो वो देखता है आपका राज्यपाल। राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है, तो आप बोलोगे प्रेसिडेंट करता है। अब प्रेसिडेंट अपनी मर्जी से किसी भी व्यक्ति को क्या कर सकता है, अपॉइंट करके राज्य में राज्यपाल बना के भेज सकता है। अब वो राज्यपाल जो होगा वो किसकी बात मानेगा, सेंटर की बात मानेगा, क्योंकि उसको अपॉइंट किसने किया है, सेंटर ने किया है। कोई भी राज्य की सरकार कुछ भी काम कर रही होगी तो वो राज्य सरकार के ऊपर पाबंदी लगा सकता है, उनको प्रोहिबिट कर सकता है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, ये हो सकता है। इसीलिए इस व्यक्ति को क्या बोला जाता है, इट इज़ नोन एज एजेंट ऑफ सेंटर, ठीक है। और क्या करता है, तो और इसकी पावर में देख लेते हैं हम लोग। अब इसकी कुछ पावर्स पढ़ लेते हैं ना, राज्यपाल की क्या पढ़ने वाले हैं हम लोग, पावर्स ऑफ गवर्नर। राज्यपाल की शक्तियां क्या क्या होती हैं, तो देख लेते हैं राज्यपाल की शक्तियां। बेसिक में आपको बता देता हूं। पहली चीज, सबसे इंपॉर्टेंट जो इसकी शक्ति है वो ये,
हाँ एग्जाम्पल आनंदीबेन पटेल, सही बात है ना। चलो उसके बाद देखो ये पावर की अगर हम बात कर रहे हैं तो पावर में सबसे पहली जो इसकी पावर की अगर हम बात करते हैं तो क्या बोलेंगे कि सभी लॉ पे साइन कौन करता है, ये करता है। मतलब ऑल द बिल बताया था कल, बिल क्या होता है, ऑल द बिल्स आर रेटिफाइड बाय, इसको साइन ही लिख लो, साइंड बाय गवर्नर, है ना। और उसी के बाद वो क्या बनेगा, वो क्या बन जाएगा, कानून बन सकता है, एक्ट बन सकता है, अधिनियम बन सकता है, जो आपको बोलना हो। अब इसमें भी क्या है, पावर है उसके पास कि अगर वो चाहे तो कोई अगर बिल आ रहा है उसके पास साइन करने के लिए, तो बिल को क्या कर सकता है, वापस विधानसभा में भेज सकता है कि नहीं इसको रीचेक करो। दूसरा वो क्या कर सकता है, तो बोले अपने पास रख सकता है। और क्या कर सकता है, तो उसी बिल को अगर उसको हैंडल नहीं करना है तो वो पहुंचा देगा राष्ट्रपति के पास कि देखो सर आप देखो इसके बारे में, ठीक है। तो ये 2-3 तरीके के इसके पास वीटो पावर होते हैं, किसके, राज्यपाल। आप तो बस इतना याद रखो कि ये क्या करता है, बिल पे साइन करता है और उसके बाद वो क्या बन जाता है, दैट विल बिकम एक्ट या लॉ, जो भी बनाना। दूसरी बात इसी के बारे में, गवर्नर के बारे में क्या कर सकता है ये, तो भाई साहब इसके पास कुछ कुछ शक्तियां होती है इस तरीके की कि ये ही अपॉइंट्स, क्या बोलेंगे, ही अपॉइंट्स CM एंड COM ऑफ द स्टेट। मतलब ये क्या करता है, तो ये राज्य के मुख्यमंत्री और उनकी मंत्री परिषद को अपॉइंट कर सकता है। ये अभी आपको अभी समझ में नहीं आएगा, आप बोलोगे सीएम तो हमने चुना है ना, तो आपने इलेक्ट किया है। और सीएम आप अभी इलेक्ट नहीं करते हैं। सीएम के बारे में अगर आपसे क्वेश्चन पूछ रहे कहीं पर भी कि राज्य का जो मुख्यमंत्री होता है या जो हमारे केंद्र के जो प्रधानमंत्री, केंद्र में जो प्रधानमंत्री है, ये दोनों क्या होते हैं, निर्वाचित होते हैं मतलब इलेक्टेड होते हैं, नॉमिनेटेड होते हैं मतलब नामित होते हैं, अपॉइंटेड मतलब ये इनको अपॉइंट किया जाता है, और फोर्थ नन ऑफ द अबव, तो इनका आंसर है अपॉइंट, है ना। क्योंकि आपने जो चुनाव किया है, आपने जिन व्यक्तियों को चुना है, जब नरेंद्र मोदी जी या बोल दीजिए कि हमारे यहाँ के जो मामा जी शिवराज सिंह चौहान जी जो हैं, ये अगर इलेक्शन लड़ते हैं तो उस समय ये आपको पता होता है इनडायरेक्ट कि आपके मुख्यमंत्री कौन बनने वाले हैं, शिवराज सिंह चौहान जी बनने वाले। लेकिन मान लीजिए बीजेपी सत्ता में आ गई और बीजेपी का मन नहीं किया कि अरे शिवराज सिंह जी को अपन को सीएम नहीं बनाना अगला, तो वो बीजेपी के जो आपके सत्ता में होगी, मतलब मेजोरिटी में होगी, तो उनमें से कोई भी एक व्यक्ति को क्या बनाया जा सकता है, मुख्यमंत्री बनाया जा सकता है। तो ये तो पार्टी का मैटर हो गया कि किसको मुख्यमंत्री बनाना है। अब वो मुख्यमंत्री जिसको बनाना चाहेंगे, वो मुख्यमंत्री के लिए बात पहुंचेगी राज्यपाल के पास। राज्यपाल को बोला जाएगा कि वी आर रिकमेंडिंग दैट ही विल बी आवर लीडर, है ना, पार्टी लीडर बोला जाता है उसको। वैसे भी सीएम नहीं बोलते हैं डायरेक्ट, क्या बोलेंगे कि हमारे पार्टी लीडर होंगे, मतलब हमारे नेता होंगे। अब वो जो होंगे, और इनको हम क्या करना चाहते हैं, इनको हम सीएम के रूप में देखना चाहते हैं। तो फाइनली फिर हो जाएगी बात राज्यपाल के पास, राज्यपाल आएंगे, देखेंगे कि उनके पास मेजोरिटी है कि नहीं, और फिर फाइनली क्या कर देंगे, उस व्यक्ति को, जिन व्यक्ति को लीडर या सीएम बनाना चाह रहे हैं, उनको सीएम पद की शपथ दिलवा दी जाती है। ठीक है, तो ये शपथ दिलवाते हैं सीएम की और सीएम बन जाते हैं। तो सीएम एक्चुअल में क्या होता है, अपॉइंट होते हैं, है ना। सीएम क्या होते हैं, अपॉइंट होते हैं। और सीएम बनने के बाद उसके बाद COM को हम अभी देखते हैं थोड़ी देर में, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर क्या होता है, इसके बारे में आपको कुछ फैक्ट्स बता दूंगा, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। देखो और क्या कर सकते हैं, तो जो आपके गवर्नर होते हैं, गवर्नर जो होते हैं, ही विल बी दी, ही इज द चांसलर, क्या बोलेंगे, चांसलर ऑफ ऑल द यूनिवर्सिटीज ऑफ कौन सी यूनिवर्सिटीज, गवर्नमेंट, ऑल दी गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज ऑफ द स्टेट, है ना। मतलब आपसे पूछा जाए कि आप बताइए कि राज्य की जितनी भी आपकी क्या होती हैं, यूनिवर्सिटी, विश्वविद्यालय होते हैं, उनका कुलपति कौन होता है, तो आप आंसर करेंगे इनके कुलपति कौन होते हैं, आपके गवर्नर होते हैं। दूसरा कि ये जो व्यक्ति कुलपति होता है, लेकिन ये सभी यूनिवर्सिटी में तो हो नहीं सकता है, तो ये क्या करता है, अपनी तरफ से वाइस चांसलर को अपॉइंट करता है। क्या करता है, वाइस चांसलर को अपॉइंट करता है, और उनके बिहाफ पे वो जो वाइस चांसलर होते हैं वो क्या करते हैं, वहाँ पर यूनिवर्सिटी में काम करते हैं। तो हम लिखेंगे यहाँ पर ही अपॉइंट्स वाइस चांसलर, मतलब इसको बोला जाता है कुलाधिपति। क्या बोला जाता है, कुलाधिपति नहीं यार, कुलपति ये कुलाधिपति खुद होता है, सॉरी, हिंदी में इसको कुलाधिपति ये खुद होगा, कुलपति को नियुक्त करता है ना। इसको हम क्या बोलेंगे, ये क्या होता है, कुलपति होता है, सॉरी कुलाधिपति खुद होता है, कुलाधिपति खुद होगा और कुलपति की नियुक्ति ये करता है ऑफ द यूनिवर्सिटी, स्टेट यूनिवर्सिटी। ठीक, और क्या कर सकता है ये, तो इसके बारे में याद रखना कि ये व्यक्ति जो होता है, ये व्यक्ति आपके बोलना चाहिए PSC, मतलब स्टेट PSC
और आप बोलेंगे कि आपका स्टेट इलेक्शन कमीशन, ये अभी आ जाएगा आपके सामने, स्टेट इलेक्शन कमीशन वगैरह पढ़ेंगे, इलेक्शन कमीशन के सदस्यों की नियुक्ति करता है, के सदस्यों की नियुक्ति। ये काम किसके पास होते हैं? गवर्नर के पास होते हैं। गवर्नर ऐसे काम करता है, ठीक है। और क्या काम करता है? तो नेक्स्ट हम देख लेते हैं, पावर्स की बात कर रहे हैं। किसकी पावर्स की, किसकी बात कर रहे हैं? हमारे गवर्नर की। तो पावर और क्या कर ये क्या कर सकता है? तो भाई साहब ये अगर होगा तो ये क्या कर सकता है? ही सजेस्टेड द नेम फॉर जजेस ऑफ हाई कोर्ट टू प्रेसिडेंट। ये क्या करता है? तो अपनी तरफ से प्रेसिडेंट को हाई कोर्ट के जज के लिए, व्यक्ति के लिए, अपॉइंटमेंट के लिए क्या कर सकता है? ये सजेस्ट कर सकता है, ठीक। और अगर इसके बारे में पूछा जाए कि ये गवर्नर क्या कर सकता है, तो आप बोलेंगे he appoints the ministers of the department या ministers of different डिपार्टमेंट, है ना। यहाँ पे भी सीएम का रोल रहेगा, पर अपन देख लेंगे सीएम का रोल क्या होता है और यहाँ पे गवर्नर का रोल क्या होता है, ठीक है। और गवर्नर के बारे में ये कुछ पावर्स हैं। गवर्नर क्या कर सकता है? तो गवर्नर क्षमादान कर सकता है। क्या कर सकता है? ये क्षमादान, पार्डन कर सकता है ना। मतलब ये क्षमादान की शक्ति भी होती है इसके पास, जैसी राष्ट्रपति के पास होती है। बस एक चीज़ का डिफरेंस होता है इसमें कि ये मृत्युदंड माफ़ नहीं कर सकता। इसको याद रखना आप, ये मृत्युदंड माफ़ नहीं करता है ना। ये राज्यपाल के पास पावर नहीं होती, नहीं कर सकता, ठीक। अब इसके बाद जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। देखो जरा, स्टार मार्क करके याद रखना, ठीक। क्या क्या कर सकता है? तो पहली चीज फिर से अलग से, या फिर 9th आगे कंटिन्यू करते हैं। आर्टिकल, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल नंबर 356 के अंतर्गत क्या कर सकता है? आर्टिकल नंबर 356 राज्य के राज्यपाल को ये पावर देता है, राज्य के राज्यपाल को ये पावर देता है कि अगर राज्य सरकार, बहुत ध्यान से सुनिएगा इस बात को, आर्टिकल नंबर 356 भी आपको याद रखना है। कौन सा आर्टिकल है? 356। आप बोलेंगे कि इसके अंतर्गत राज्य का राज्यपाल, अगर राज्य में राज्य सरकारें जो हैं वो केंद्र सरकार के दिशा निर्देशों के अनुसार या फिर हमारे संविधान के अनुरूप, दो बातें हैं वहाँ पे, कि अगर राज्य की सरकार केंद्र सरकार के दिशा अनुसार, मतलब दिशा निर्देश के अनुसार, और दूसरा अगर हमारे संविधान के अनुसार नहीं चलती है, ये मतलब संविधान का उल्लंघन करती है और आपके केंद्र सरकार की बात नहीं मानती है, तो उस केस में, क्योंकि आपने सेंटर ने एक व्यक्ति को अपॉइंट किया है, वो आपका गवर्नर है, तो ये गवर्नर उस केस में किसको बोल सकता है? वो बोल सकता है हमारे राष्ट्रपति को। क्या बोल सकता है? कि यार देखो, इस राज्य की सरकार जो है ना, वो बात नहीं मान रही है, ये संविधान का उल्लंघन कर रही है। अब ये क्या कर रही है? इट इज़ नॉट ओबेइंग द लॉ या सुप्रीम लॉ ऑफ इंडिया, मतलब आपका कॉन्स्टिट्यूशन, उसको फॉलो नहीं कर रही है। तो उस केस में आर्टिकल 356 जो होता है, ये परमिट करता है कि हम राज्य में क्या लगा सकें? स्टेट इमरजेंसी लगा सकें। क्या लगा सकें? स्टेट इमरजेंसी लगा सकें। स्टेट इमरजेंसी का मतलब होता है राज्य आपातकाल। इसको क्या बोलेंगे? राज्य आपातकाल। ऐसे डायरेक्ट नहीं लगा दिया जाता कि उसने बोल दिया और मान ली बात, है ना। उसको थोड़ा सा चेक किया जाता है कि वास्तव में जो गवर्नर बात बोल रही है सही है या नहीं, पर इन्फॉर्म तो करना पड़ेगा ना एक बार, ठीक है। चलो, फिर इसी का क्या है दूसरा नाम? तो इसी को बोलोगे आप प्रेसिडेंट्स रूल। क्या बोलोगे? आपको प्रेसिडेंट्स रूल। क्यों ऐसा बोलते हो? कि देखिए, मान लीजिए अगर आपका वो जो बात राज्यपाल ने बोली थी वो सत्य निकली, क्या निकली? सही निकली, तो उस केस में आपकी राज्य की सरकार जो होगी वो क्या हो जाएगी? राज्य की सरकार, राष्ट्रपति का रूल मतलब शासन, ठीक है। उस समय राज्य सरकार को बर्खास्त कर दिया जाएगा, सरकार गिर जाएगी, तो काम कौन करेगा उस जगह पे? राष्ट्रपति काम करेगा। क्लियर है क्या ये बात? है ना। तो इसी को, स्टेट इमरजेंसी को क्या बोला जाता है? प्रेसिडेंट रूल भी बोला जाता है। अब प्रेसिडेंट तो सब जगह हो नहीं सकता, प्रेसिडेंट को तो अपना काम करना है, तो प्रेसिडेंट अपने बिहाफ पे किसको बोलता है? गवर्नर को बोलता है कि गवर्नर आप जाओ, मतलब आप जहाँ पे जिस राज्य में हो वहाँ पर अपना काम करो, ठीक है। मतलब जो सरकार है, शासन व्यवस्था जो चलाना है वो आप चलाइए। तो वहाँ पे क्या हो जाता है? उस समय राज्यपाल का शासन होता है, इसको राज्यपाल का शासन भी बोला जाता है। क्लियर है क्या ये बात? आपको याद हो तो, जो आपने अगर थोड़ा बहुत नॉलेज रखा हो, तो जो आपका आर्टिकल 370 इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, जो आपका
जम्मू कश्मीर के बारे में बात कर रहा था, वो जम्मू कश्मीर के आर्टिकल को ऐसे ही ख़त्म किया गया था कि वहाँ पे भी विधानसभा थी, वहाँ पे भी सरकार थी, महबूबा मुफ्ती वगैरह की सरकार थी शायद उस समय। तो पहले तो राज्यपाल ने एक अधिसूचना जारी करवा के या सरकार को इन्फॉर्म करके वहाँ पे प्रेसिडेंट रूल लगवा दिया। प्रेसिडेंट रूल लगवाया तो क्या हुआ, सबके सारे काम किसके अंडर में आ गए, प्रेसिडेंट के अंडर में आ गए। अब सारा रूल प्रेसिडेंट करने वाला था। प्रेसिडेंट ने किसको बोला, गवर्नर को बोला। वहाँ पे सारी शासन व्यवस्था कौन संभाल रहा है, गवर्नर संभाल रहा है। और सरकार अब हट चुकी थी, तो गवर्नर को जो भी साइन वाइन करना रहते, जैसे आपको कानून बनाना, 370 हटाना मतलब कानून बनाना है, एक नया कानून जिसमें ये लिखा हो कि आर्टिकल नंबर 370 इनवैलिड होगा, यहाँ पे अब लागू नहीं होगा। तो क्योंकि अगर वो विधानसभा में पास होता तो हो नहीं पाता, क्योंकि जम्मू कश्मीर की सरकार तो चाहती कि जम्मू कश्मीर जो है वो अपना इंडिपेंडेंट क्या चलाए, अलग से एक कॉन्स्टिट्यूशन चलाए। तो उस जगह पे इन लोगों ने क्या किया, गवर्नर को बिठा रखा था। और गवर्नर जो एजेंट है वो किनके, सेंटर के। तो सेंटर जो चाहता था वो हो सकता था। ये तभी पॉसिबल था जब इस प्रोसीजर के थ्रू जाते। तो हमारी गवर्नमेंट ने बहुत अच्छा स्टेप लिया था कि वहाँ पर क्या किया, सरकार को थोड़ा हटाया और वहाँ पे गवर्नर को बिठाया, गवर्नर से साइन करवा ली, और फाइनली वो क्या हो गया, बिल पास हो गया, है ना, और 370 हट गया। अब जम्मू कश्मीर में भी जो है संविधान कौन सा लागू होता है, संविधान लागू होता है हमारे भारत का मेन संविधान। ठीक है, इतनी बात समझ में आई। तो ये गवर्नर के पास कुछ पावर होती है। ठीक है, और क्या बताना और कुछ आएगा तो मैं बीच बीच में बताते जाऊंगा इसके बारे में कहीं पे। आपको इतनी बातें याद रखना, 8-9 बातें जो आपके सामने लिखी है सारी गवर्नर की पावर है। ठीक, चलिए अब गवर्नर हो गया। गवर्नर में आपको और क्या क्या करना है, तो मैंने आपको जो लिस्ट भेजी है उसमें गवर्नर के नाम लिखे हुए हैं आपके सामने। अगर आप देखोगे, आपको जो मैंने पेज भेजा है उसमें गवर्नर की पूरी लिस्ट मिल जाएगी आपको, कि गवर्नर की पूरी लिस्ट तो अभी भेज दूंगा। और भी अभी आपको मिलेगा कि मध्य प्रदेश में जो गवर्नर हैं उनमें पहले गवर्नर कौन है ना, ये लिस्ट में आपको भेज दूंगा। पहले गवर्नर कौन है, अभी वर्तमान गवर्नर कौन है, कौन से नंबर के हैं, ये बातें सब उसमें लिस्ट में आ जाएगी आपके सामने। अभी गवर्नर की लिस्ट भेज दूंगा, सीएम की भेज दूंगा, और हम लोग बात करने वाले हैं अभी विधायिका में, आपकी जो लेजिस्लेटिव असेंबली है उसकी बात करने वाले, तो उसकी भी बात कर लेते हैं।